प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ सेंटेंसेस दिए थे कि आपको इनकी यहाँ पर पैसिव वॉइस बनानी है और ये आपके सेंटेंसेस लिखे हैं। इनकी अभी मैं आपको पैसिव वॉइस बना करके बताऊंगा और यदि आपका कहीं पर कोई डाउट हो या कोई आपका सेंटेंस ना बना हो या आपका कभी कहीं पर गलत हो गया हो तो आप उसको यहाँ पर अभी मेरे साथ में मिला लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद में आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि जो भी एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं और उन एक्टिव वॉइस के वाक्यों में जो भी एक एक्सेट्रा वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे तथा उनको कैसे करके अलग रखेंगे और इसके साथ में कुछ बातें और भी सीखेंगे। तो बेटा पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका जो सबसे पहला वाक्य लिखा है इसके हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे। और बच्चों पहला वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है आभा विल हेल्प द पुअर। तो देखिए मैंने बताया था जब भी हमको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ज़रूरी होता है कि उस वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को पहचान लें। तो देखिए यहाँ पर विल और हेल्प ये तुम्हारे यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है, द पुअर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से बनेगा कि द पुअर। ठीक। और मैंने आपको बताया है कि पैसिव बनाने में टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो यहाँ भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब देखिए मैंने जो आपको बी के रूप बताए थे उनको आप विशेष तौर से याद रखिए, जैसे कि इज एम आर, हाँ, और इसके आगे आपका वॉज और वर, इसके साथ में आपका बी, बीइंग और बीन। आपको ये पता है कि हम लोग इज एम आर कब लगाते हैं, तो जब एक्टिव का वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको जो इज एम आर लगाना है। जब एक्टिव का वाक्य आपका सिंपल पास्ट में हो तो आपको वहाँ पर वॉज और वर लगाना है। बाकी सभी टेंस के साथ में बी, बीइंग या बीन ही लगाना है। और ये आप लोगों को उस वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया था कि जब एक्टिव में विल या सेल दिया जाए तो वहाँ पर विल भी या सेल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, विल भी लिख देंगे। क्लियर। और पैसिव के वाक्यों में हमेशा क्या करते हैं, तो पैसिव के वाक्यों में बच्चों हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्प की जो थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो हो जाएगा हेल्प। क्लियर। इसके बाद में बच्चों क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा और बाय के साथ में आभा को एज इट इज लिख देंगे चूंकि आपको ये नाउन है और नाउन का जब भी हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो नाउन ही आ जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, माय फ्रेंड्स वर टू कंप्लीट दिस बुक। तो सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट दिस बुक लिखा है तो दिस बुक का सब्जेक्ट आपका दिस बुक आ जाएगा। ठीक। अब आप लोग ये समझिए कि मैंने आपको दो बातें लिखाई थी, एक जगह था वॉज और वर और एक्टिव की क्रिया में था आपका वॉज और वर, और पैसिव की क्रिया में था आपका वॉज बीइंग और आपका वर बीइंग। एक जगह पर था आपका वॉज टू और वर टू और वहाँ पर पैसिव की क्रिया में था आपका वॉज टू बी और आपका वर टू बी। तो देखिए यहाँ पर केवल वॉज और वर है या आपका यहाँ पर आपका वॉज या वर के साथ में टू लिखा है। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वर के साथ में टू लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे कि वॉज टू बी है तो आपका वर टू बी आएगा। यहाँ पर देखिए आपका वर टू लिखा है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल में है। जब हम लोग इसको सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपका सिंगुलर में आ जाएगा, इसलिए इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वॉज टू बी। क्लियर। और यहाँ पर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आपकी कंप्लीटेड। क्लियर है ना। और बाय माय फ्रेंड्स। अगला है आई टीच यू। यहाँ पर देख लीजिएगा टीच। अब आपको ये पहचानना है कि आपका किस टेंस का वाक्य है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और इसके साथ में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। और जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है बल्कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है। और जब आपका एक्टिव का वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता है तो पैसिव में आप लोग वर्ब के रूप में इज एम आर लगाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर यू का आप लोग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बच्चों यू का सब्जेक्ट आपका क्या होता है, तो आपको पता है कि यू का सब्जेक्ट यू होता है। और यू को हम लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल नंबर का ही मानते हैं, इसलिए इसके साथ में आर आ जाएगा। और टीच की थर्ड फॉर्म बताइए। मैंने कहा था कि आपको 10 मीनिंग पर डे लर्न करनी है। हाँ, नहीं करी होंगी मैं जानता हूँ, आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान हैं क्योंकि आपको क्या करना पड़ करके, यू आर टॉट और इसके बाद में बच्चों बाय मी।
क्लियर हो जाएगा। चौथा देखिएगा, देखा सी बॉट अ न्यू कैमरा, सी बॉट अ न्यू कैमरा। तो यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो आपका सी सब्जेक्ट है, बॉट आपकी वर्ब है, अ न्यू कैमरा पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपका बनेगा अ न्यू कैमरा, इस तरीके से, ठीक है। और अब देखिए ये टेंस आपका कौन सा है, तो यहाँ पर बॉट लिखा है, आपकी एक वर्ब होती है बाय, बाय मीन्स खरीदना, BUY, और इसकी सेकंड और थर्ड आपकी बॉट होती हैं। और आपको मैं ये एक बार बता चुका हूँ कि जब भी कहीं पे मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। तो जब किसी मुख्य क्रिया की सेकंड और थर्ड बिल्कुल एक जैसी हो, और यदि आपको पहचानना हो कि वो फर्स्ट आपकी वो सेकंड है कि आपकी वो थर्ड है, तो आप लोग केवल उसके साथ में पहले हेल्पिंग वर्ब अकेले देख लिया करिए। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड है, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मतलब आपका सेकंड फॉर्म है। तो ये देखिए आपका ये सेकंड फॉर्म है। अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म आपके किस टेंस में यूज होती है। तो सेकंड फॉर्म आपका मात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके यूज होती है। और जब एक्टिव का वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पैसिव के वर्ब के रूप में कौन से शब्द लगाएंगे, वॉज और वर। और देखिए कैमरा कितने कौन से नंबर का आपके ये वचन का सब्जेक्ट है, ये तो सिंगुलर नंबर का है, तो इसलिए इसके साथ में वॉज आ जाएगा। फिर बॉट की थर्ड फॉर्म बच्चों यहाँ पर बॉट ही होती, मैंने आपको जस्ट अभी अभी ही बताया है, तो बॉट लगा देंगे और बाद में आपका बाय लगा करके, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेरी गुड। अगला सेंटेंस आप लोग देखिए, लिखा राधा हैड ईटन ऑल द मैंगोज। तो इसमें समझ लीजिए पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर लिखा ऑल द मैंगोज, ये लिखा हुआ है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले तो आपका ऑल द मैंगोज ये आपका एज ए सब्जेक्ट लिख जाएगा यहाँ पर, आपको मालूम है। ये देखिए हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपको यहाँ पर हैड ही लिखना है ना। और इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द लगाएंगे, तो बीन लगा देंगे। और वैसे भी आपको टेबल यदि लर्न होगी तो पता होगा, ऑल द मैंगोज हैड बीन एटन और बाय राधा। इस तरीके से ये आपके पांचों वाक्यों के पैसिवस बन जाएगी। देखिए यदि आप एक सारे वाक्य सही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे पूरे वाक्य सही हैं अपनी भाषा में। और यदि आपका कोई भी वाक्य गलत हो तो आप लोग उसको भी बता दीजिए। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तब भी आप सवाल ज़रूर करिएगा। केवल अभी एक ही लड़का है जिसने मेरे को कुछ कमेंट में जवाब दिए जो मैंने प्रश्न किए थे, और उस बच्चे का नाम है सनी, ठीक है। और अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब देते हैं, ये लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं और मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। क्लियर है ना, इसको मैं रब कर दूं। अब देखो बच्चा, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किसी सेंटेंस में जो आपके एटसेट्रा वाले वर्ड्स दिए जाते हैं उनको हम लोग कैसे करके पहचानेंगे कि ये अदर वर्ड्स हैं या आपके अदर वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। और उनकी आपकी पहचान क्या होती है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। यदि आपको थोड़ा सा भी अर्थ निकालना आता है, अर्थ मतलब क्या, यदि आपको केवल मीनिंग आती है, मात्र केवल यदि आपको मीनिंग आती है तो आप लोग बड़ी आसानी से सीख लेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ में। आपके एक्टिव के वाक्य हैं ये, जैसे पहले मैं यहाँ पर लिखूं, he did his work और in time। अगला है I know your brother well। तीसरा है they have brought this car from कानपुर। एक वाक्य और लिखते हैं अभी, I
टीच यू रेगुलरली डेली। ठीक है, देखो बेटा आपके 5 वाक्य लिखे हैं और आपको केवल यहाँ पर अदर वर्ड्स के बारे में से पहचानना है। ये अदर वर्ड्स इसलिए पहचानना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चे अभी लेटेस्ट में सीखना जिन्होंने शुरू किया है, लोग क्या करते हैं कि जब भी पैसिव बनाते हैं तो उनको ये पता होता है कि जो शब्द पीछे लिखा उसी को हम लोगों को सब्जेक्ट के तौर पर लिख देना है पैसिव वॉइस के। तो इसलिए क्या करते हैं, वो बिना जानकारी के जो भी शब्द आपका पीछे दिया होगा उसी को डायरेक्ट वहाँ पर वो जो है सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव का, जो कि गलत हो जाता है। हमको हमेशा एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट दिया है उसी को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक। और इसके लिए पहले हमको इसको पहचानना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो देखिए जैसे लिखा है, और हाँ पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से आपके अन्य शब्द होते हैं। तो आप लोगों को 3 प्रकार के शब्दों को याद रखना है। पहला, एक आपका मैनर बताने वाले, दूसरा आपका प्लेस बताने वाले, और तीसरा बच्चों आपको यहाँ पर जो है टाइम बताने वाले शब्द। इस प्रकार के यदि शब्द दिए जाएं तो उनका पहले आप लोग अर्थ निकाल लेना, फिर बाद में आप लोग वहाँ पर उसको लिखना कि ये सब्जेक्ट है कि ये ऑब्जेक्ट है। देखिए इसके आपको पता करने का भी तरीका होता है कि कोई ना कोई आपका ऐसे शब्द दिया जाएगा जिससे काम करने का तरीका पता चलेगा। और ऐसे शब्दों को पता करने के लिए हमें केवल क्रिया के साथ में कैसे शब्द को जोड़ना है, यानी कि हाउ शब्द को आपको केवल जोड़ना है और आपको जवाब मिल जाएगा। जो आपके स्थान बताने वाले होते हैं उनको पता करने का तरीका है कि क्रिया के साथ में केवल हमको कहाँ शब्द जोड़ना है और आपको वो पता चल जाए कि मीन्स आपका वेयर। और जो आपके समय बताने वाले होते हैं उनके साथ में केवल आपको कब शब्द लगाना है, यानी कि व्हेन, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। देखिए जैसे लिखा है ही डिड हिज वर्क इन टाइम, कि वह अपने कार्य को समय से करता है। इसका मतलब ये उसने अपने कार्य को समय से किया, उसने अपने कार्य को समय से किया। अब समय से ये अन्य शब्द होगा कि ये कर्म होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए लिखा है कि उसने अपने कार्य को समय से किया, मतलब कब किया? तो समय से। तो जो भी आपका कब से जवाब मिलता है वो हमेशा समय सूचक शब्द होते हैं। जैसे लिखा आई नो योर ब्रदर वेल, मैं तुम्हारे भाई को अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को अच्छे से जानता हूँ। तो देखिए कैसे जानता हूँ, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा अच्छे से जानता हूँ। अगला वाक्य लिखा है दे हैव ब्रॉट दिस कार फ्रॉम कानपुर, कि ये मतलब वे इस कार को कानपुर से लाए हैं। तो कहाँ से लाए हैं? तो कहाँ से जब आप लोग जवाब निकालोगे तो आपको पता चलेगा कानपुर से। तो ये इस वाक्य में क्या बच्चों, ये अन्य शब्द है, ठीक। इसी तरीके से आई टीच यू रेगुलरली डेली फ्रॉम माई स्टूडियो, कि मैं आपको नियमित तौर से डेली अपने स्टूडियो से पढ़ाता हूँ, कि मैं आपको डेली नियमित तौर से स्टूडियो से पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कि कब पढ़ाता हूँ, तो पता चलेगा डेली पढ़ाता हूँ। कहाँ से? तो यहाँ पर आपको पता चलेगा अपने स्टूडियो से। और कैसे पढ़ाता हूँ? तो नियमित तौर पर, ठीक। तो ये आपके जो शब्द हैं यही शब्द यहाँ पर आपके अदर वर्ड्स हैं, और ये जिस तरीके से आपके सेंटेंस में लिखे हैं उसी तरीके से आपको इनको अंत में लिख देना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम इन लोगों को पहले अब इन वाक्यों को बना लेते हैं। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पर डिड लिखा है, आपको मैंने बताया था कि डिड जो होती है तो डिड एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है ना, और एक डिड आपकी जो होती है यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, ठीक है। अब ये वाला डिड आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब वाला है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है? तो एक बात ये जान लीजिए कि जब डिड आपका हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो उसके साथ में कहीं ना कहीं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर दी जाएगी, ठीक है ना। और वो सेंटेंस आपका अधिकांशतः एक पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया जाए होता है, जो उसको छोड़ दिया जाए तो वह सेंटेंस आपका या तो नेगेटिव मिलेगा या तो आपका इंट्रोगेटिव में मिलेगा, उन वाक्यों में जिनमें डिड आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। क्लियर? और जब भी आपका डिड यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में होगा तो पहली बात यह है कि आपको उस वह सेंटेंस आपको ना तो नेगेटिव में मिलेगा और ना ही आपको वह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव मिलेगा, और उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं दी जाएगी। तो ये यहाँ पर एक तरीके से मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा शब्द लगा देंगे? तो वॉज या वर। तो देखिए कि हिज वर्क आपका कितने वचन का करता है, तो आपका सिंगुलर नंबर का है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लगा देंगे? वॉज, ठीक।
इसके बाद देखिए डिड की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी, तो डिड की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो यहाँ पर डन लिख देंगे। और दोस्तों इसके बाद में बाय हिम लिख दिया, और जो आपका ये अदर वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो इन टाइम जैसे लिखा है उसी तरीके से इन टाइम हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। क्लियर। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा आई नो योर ब्रदर वेल, कि आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, योर ब्रदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो कुछ इस तरीके से आएगा योर ब्रदर। देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर लगाना पड़ेगा पैसिव में वर्ब के तौर पर। और यहाँ पर योर ब्रदर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसको ना समझिए यहाँ पर इसको योर को, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जब भी आपका योर लगा होता तो लोग उसको हमेशा बहुवचन का मान लेते हैं और उसके साथ में फिर वो क्रिया भी बहुवचन की लगाते हैं। तो इसके साथ में आपको क्रिया बहुवचन की नहीं लगानी है, आपको पहले ये देखना है कि इसके साथ में नाउन कैसा लिखा है। जैसा नाउन होगा वैसे यहाँ पर वर्ब भी लगेगी। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि आपका प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब। तो योर ब्रदर और इसके बाद में आपका आई नो, या आपका नो जो होती है तो सिंपल प्रेजेंट में है या वाला वाक्य आपका, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। तो योर ब्रदर और इसके बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा एज, और नो की थर्ड फॉर्म आपकी होती है नोन। यहाँ पर थोड़ा सा एक नई बात है जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, जनरल रूल्स, उसमें से लिखाया था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और उस पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग उचित प्रीपोजिशन लिखाया था, मैंने ब्रैकेट में लिखा था, बाय लिखाया था, क्योंकि बाय का यूज ज़्यादा होता है। लेकिन नोन के साथ में आपको हमेशा टू लगाना होता है, ध्यान रखिएगा ये बात, ये ठीक है। अभी आगे चल करके मैं समझाऊंगा भी, लेकिन याद रखिए कि नोन के साथ हमेशा टू का यूज होता है, बाय का यूज नहीं होता पैसिव के वाक्यों में। तो योर ब्रदर इज नोन टू, और इसके बाद में मी आ जाएगा, और वेल बच्चों आपका अदर वर्ड से यानी कि ईटीसी में आता है, एटसेट्रा में आता है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए आपका तीसरा सेंटेंस है दे हैव ब्रॉट दिस कार फ्रॉम कानपुर। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये कानपुर आपका अन्य शब्द है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऐसे दिस कार। क्लियर। हैज हैव है तो यहाँ पर हैज या हैज बीन, हैव बीन आएगा, तो दिस कार आपका सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पर हैज बीन लिख लेंगे। और ब्रॉट मीन्स लाया है बच्चों यहाँ पर, तो इसकी आप लोग थर्ड फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से, और इसके बाद आपका बाय लगा देंगे। अब बाय के बाद में दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको देम लिख देना है, और ये जो फ्रॉम कानपुर है इसको एज इट इज सेंटेंस के अंत में ही लिखना है, क्योंकि ये एक प्रकार का अदर वर्ड है और इसको हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिख सकते आगे। अब देखिए आपका जो चौथा वाक्य लिखा है आई टीच यू रेगुलरली डेली फ्रॉम माई स्टूडियो, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बनेगा भी पीछे अभी आया भी था यू आर टॉट। क्लियर। यू आर टॉट बाय मी, और ये पूरे आपके अदर वर्ड से, तो इनको हम लोग एज इट इज सेंटेंस के अंत में ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे लिखे हैं ये रेगुलरली डेली फ्रॉम माई स्टूडियो। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ध्यान रखिएगा कि आपको अदर वर्ड्स कैसे करके पहचानने होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो तरीका बताने वाले शब्द होंगे, स्थान बताने वाले शब्द होंगे, या जो समय बताने वाले शब्द होंगे वो आपके अन्य शब्द होते हैं। कैसे पता करेंगे, क्रिया के साथ में कैसे लगा देंगे तो आपको तरीका पता चल जाएगा, क्रिया के साथ में कहाँ लगा देंगे तो आपको स्थान पता चल जाएगा, क्रिया के साथ में जब आप लोग कब लगा देंगे तो वहाँ पर आपको वह जो है समय पता चल जाएगा। याद हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बात यहाँ पर आपको समझा दूँ मैं कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि जिनमें स्थान सूचक शब्द दिए होते हैं, लेकिन वो स्थान सूचक शब्द आपके अदर वर्ड्स के तौर पर नहीं आते हैं, बल्कि वो शब्द वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। तो उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उनको कैसे पहचानेंगे, जो शब्द आपके स्थान सूचक तो हैं लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर आपके वो ऑब्जेक्ट के तौर पर है, उनको कैसे पहचानेंगे, इनको समझ लीजिए। हम यहाँ पर पहले दो वाक्य लिखेंगे, दोनों एक्टिव के सेंटेंस, ये ध्यान में रखिए। जैसे आई सोल्ड माई ओल्ड हाउस, ठीक है। अगला है दूसरा आई कॉल्ड
माई फ्रेंड्स एट माई ओल्ड हाउस। देखिए ये आपके दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है ना, और दोनों सेंटेंस में जो आपका माई ओल्ड हाउस लिखा है, लेकिन ये एक में आपका तो ऑब्जेक्ट के तौर पर है, बट एक में यहाँ पर आपका जो है अदर वर्ड्स के तौर पर है। अब आपको ये पहचानना है कि किस वाक्य में माई ओल्ड हाउस ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा है और किस वाक्य में ओल्ड शब्द आपका जो है एटसेट्रा के तौर पर लिखा हुआ है, ये बात पहचाननी है। तो देखिए जिसमें माई ओल्ड हाउस का जवाब कहाँ से मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर एटसेट्रा में, और जिसमें माई ओल्ड हाउस का जवाब आपको क्या से मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर आपको वो जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पता करने का तरीका भी हमारा यही था। देखिए आई सोल्ड माई ओल्ड हाउस, मैंने अपना पुराना घर बेचा, मैंने अपना पुराना घर बेचा, तो क्या बेचा, आपको जवाब यहाँ पर क्या मिलेगा, अपना पुराना घर। तो देखिए जब कैसे जवाब आ रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इस सेंटेंस में माई ओल्ड हाउस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि इसको देखेंगे आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स एट माई ओल्ड हाउस, कि मैंने अपने दोस्तों को अपने पुराने घर पर बुलाया, तो कहाँ बुलाया, तो अपने पुराने घर, अपने पुराने घर। तो इस वाले में यहाँ पर माई ओल्ड हाउस आपका क्या है, आपके एटसेट्रा के तौर पर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जब हम लोग इनका पैसिव बनाएंगे तो बस पुराने नहीं हमेशा पैसिव बनाने के, कुछ नया नहीं है। पहला वाला सेंटेंस माई ओल्ड हाउस। अच्छा आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर सोल्ड लिखा जो कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अब पैसिव में यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाएंगे। हाँ आप लोग बता दीजिए केवल कि पैसिव में यहाँ पर बी का कौन सा रूप आएगा। हाँ जिन बच्चों ने बताया कि वॉज या वर लिखेंगे, लेकिन इसमें से वॉज लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर में है, और बच्चों सोल्ड की थर्ड भी आपकी सोल्ड ही होती है कंफ्यूज नहीं होने का, सोल्ड बाय मी। क्लियर। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो लिखा है आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स एट माई ओल्ड हाउस, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि माई फ्रेंड्स। और ये भी देखिए आपका कॉल्ड लिखा है, वॉज या वर लग जाएगा, पता है आप लोगों को। इस तरीके से इसका आपका ये पैसिव बन जाएगा, माई फ्रेंड्स वर कॉल्ड बाय मी एट माई ओल्ड हाउस। क्लियर हो गई ना बात। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष में निकालते हैं, जो कि केवल एक आपको छोटी सी बात में याद रखना है। यदि किसी शब्द में तरीका बताने वाले शब्द दिए जाएंगे तो हमेशा आपका अदर वर्ड ही होगा। यदि किसी शब्द में आपके टाइम बताने वाले वर्ड्स दिए जाएँ तो हमेशा एटसेट्रा होगा। केवल प्लेस वाले शब्दों में आपको याद रखना है कि ये एटसेट्रा है, कि ये तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा तरीका है, यदि क्रिया के जस्ट बाद में दिया जाए और उसका जवाब कैसे निकल आए तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि क्रिया के पास में ना हो या क्रिया के पास में भी दिया जाए लेकिन उसका जवाब वहाँ पर आपका कहाँ से निकले तो वह फिर आपका क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा कुछ नए नियमों की तरफ है। नए नियमों की तरफ जब पढ़ेंगे तो इसमें से हम सीखेंगे कुछ नया। देखो बच्चों अब आपको सीखना है कि फ्रेजल वर्ब, कि यदि किसी एक्टिव के वाक्य में आपकी फ्रेजल वर्ब दी जाए तो उन वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया फ्रेजल वर्ब, और इसको समझने के लिए केवल आपको थोड़ा सा एक बात समझनी है कि जब भी किसी वर्ब के बाद, वर्ब का मतलब बच्चों यहाँ पर मेन वर्ब से होगा, वर्ब के बाद में कोई आपका प्रीपोजिशन, ध्यान रखिए, कोई आपका प्रीपोजिशन दे दिया जाए और इस प्रीपोजिशन के लगने से इस वर्ब के अर्थ में परिवर्तन आ जाए तो वही वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ये आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझा दूँ। जैसे ये आपका लिखा लुक, लुक मीन्स आप लोग जानते हैं कि देखना होता है, ठीक है ना। और यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया लुक इनटू तो इसका मतलब हो गया निरीक्षण करना, इसका मतलब हो गया निरीक्षण करना या तो आपका जांच करना। और यदि मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया लुक फॉर तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, ठीक है। इस तरीके से यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया लुक एट तो ये लुक एट का मतलब होता है आपका एक टक देखना, बिल्कुल टकटकी लगा करके देखना। जैसे कभी कभी कुछ लोग देखते हैं ना टकटकी लगा करके, तो उस तरीके वाला देखना आपका लुक एट कहलाता है। क्लियर है ना। जैसे यदि आपको व्हाइट बोर्ड पर देखना होगा या तो आप लोगों को मोबाइल पर बिल्कुल देखना होगा तो वहाँ पर आप लोग लुक एट लगाएंगे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक ध्यान से देखते हैं।
क्लियर। तो बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया कि यदि एक्टिव में कोई फ्रेजल वर्ब आए तो पैसिव में भी आपको फ्रेजल वर्ब वैसे ही लिखनी है। फ्रेजल वर्ब आपके कैसे दी जाएगी, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल लिख करके समझा दूँ। पहला वाक्य बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा ना वेटिंग फॉर, तो वेटिंग फॉर एक प्रकार की यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दिया गया है। आप लोग बस वही सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। तो जो इसका पैसिव बनाएंगे तो देखिए पहले तो यहाँ पर आपका माई फ्रेंड्स लिखा है, तो ये तुम्हारा पैसिव के वाक्य में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर ना। देखिए यहाँ पर एम लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग एम शब्द नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो वर्ब लगाएंगे तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया बच्चों यहाँ पर फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स दिया गया तो आपका ये प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर आपका आर लग जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर वेटिंग है, यानी कि मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लिखा है, इसलिए यहाँ पर आपको जो है बीइंग लगा देना है। क्लियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, वेटेड। और वेटेड के साथ में ही आपको ये फॉर लगाना, क्योंकि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन दोनों एक साथ जब लिखते हैं तभी आपका वो फ्रेजल वर्ब होगा। एक पहचानने के लिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फॉर और बाय मी। क्लियर। एक वाक्य और जरा देख लीजिए, दे लुक्ड इनटू माय रूम, माय रूम, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले तलाश लीजिए। तो ये आपका लुक इनटू यहाँ पर वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है। तो बच्चों जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर पहले तो आपका माय रूम आ जाएगा। क्लियर है। आप लोगों को ना पता हो तो बेशक आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बताइए कि ये वाक्य आपका किस टेंस में, तो यहाँ पर लुक्ड लिखा है, सेकंड फॉर्म है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर वॉज या वर, और रूम आपका सिंगुलर नंबर में होता है तो वॉज लग जाएगा। और लुक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म जब लगाएंगे तो बच्चों लुक्ड ही आएगा, लेकिन इनटू यहाँ से नहीं हटेगा। इनटू आपको इसी के साथ में लिखना है, तभी तो फ्रेजल वर्ब होगी ये। और इसके आगे आपका बाय देम। इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिए। तो देखो मैंने आज आपको एक तो अदर वर्ड्स पहचानने बताया, प्लस आपको फ्रेजल वर्ब वाले वाक्यों को भी बता दिया। और अगले वीडियो में हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे जो कि इससे आगे का होगा, और अगले वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वक्त भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको अंग्रेजी की ही नहीं, इसके भी अलावा आपको अन्य विषयों की क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।